तो आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की वजह सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गलतियां ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत रणनीति और मेहनत भी है। बिल्कुल, देखिए ना, एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष इन दोनों ही जगह पर प्रचार करने के लिए गए नहीं, वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन से लेकर सीएम योगी तक, उनके मंत्री तक दोनों ही सीटों पर लगातार पसीना बहाते रहे। जी हाँ, वोटर तक जाने का मौका सभी दलों के पास बराबर का था, लेकिन कोई नेता अति विश्वास से भरा दिखाई दिया और किसी ने अभेद किले को ढहाने में पूरी ताकत लगा दी। नतीजा सबके सामने। राजनीति में इच्छा शक्ति मजबूत हो और कार्य योजना तगड़ी हो तो कठिन लक्ष्य पर भी सटीक निशाना लगाना नामुमकिन नहीं है। भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ जैसी मुश्किल चुनौती को पार पाकर इस बात को एक बार फिर से सही साबित कर दिया है। ये दोनों सीटें सपा का गढ़ मानी जा रही थी, लेकिन हर सीट और हर चुनाव को चुनौती की तरह लेने वाली भाजपा ने एक बार फिर खुद को सही और विरोधियों को गलत साबित कर दिया। देखिए, संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो रामपुर में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह का एक सिलसिला जांच का और पनिशमेंट दिलाने का शुरू किया गया था रामपुर में, जिसमें कि आज़म खान द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट, उनमें गड़बड़ियाँ रामपुर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से गड़बड़ियाँ पाई गई थी और सबके पीछे आज़म खान का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, जिसके लिए उनको जेल भी हुई, ये एक बड़ा मुद्दा बना। भले ही रामपुर और आजमगढ़ में 1.5 साल के लिए उपचुनाव था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट पर रहा और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा ने दोनों सीटों के कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी तय कर रखी थी। यही वजह है कि 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स के बावजूद रामपुर सीट और 40% से ज्यादा मुस्लिम यादव वोटरों वाली आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। रामपुर लोकसभा पर अब तक 18 बार चुनाव में भाजपा ने चौथी बार जीत दर्ज की है। 1991 में पहली बार राजेंद्र शर्मा ने रामपुर सीट जीती थी, जबकि 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी विजयी हुए। 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह ने जीत दर्ज की और 2022 उपचुनाव में घनश्याम लोधी रामपुर से लोकसभा पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव स्वयं इसलिए नहीं गए क्योंकि वे चाहते थे कि इस हार और जीत का पूरा श्रेय आज़म खान को खुद ही जाए। अगर वो जीत जाते तब भी ये कहा जाता कि अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए, इसके बावजूद सपा ने वो सीट जीती और पूरा श्रेय आज़म खान को जाता। लेकिन चूंकि वो नहीं गए, इसीलिए हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन दोनों लोगों के बीच में बंट गई है। इसी तरह आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक हुए 20 चुनाव में भाजपा दूसरी बार कामयाब हुई है। इसके पहले 2009 में सपा से भाजपा में आए रमाकांत यादव ने चुनाव जीता था और अब दिनेश लाल यादव लोकसभा पहुंचे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखी, जबकि भाजपा रामपुर और आजमगढ़ के वोटर्स को यह समझाने में कामयाब रही कि कोई भी धर्म हो या जाति, केंद्र और यूपी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों तक पहुंचता रहा। राष्ट्रपति चुनाव की बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। आज विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जी हाँ, और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। उसे उसी तरह का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है जैसा कुछ ही दिनों पहले एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त देखा था। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दिल्ली में संसद भवन के अंदर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना।
सिन्हा ने नामांकन पत्रों के 4 सेट राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। यशवंत का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ है। 24 जून को ही मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तस्वीरों से साफ है, दोनों ही प्रत्याशियों ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई और इसलिए देश को याद रखना चाहिए कि कभी इस प्रकार के परिवार के लोगों को जो पारिवारिक पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और जो कभी भी लोकतंत्र का गला घोट सकती है। बिहार के पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा 24 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव रहा। 1986 में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की। 1988 में राज्यसभा सांसद बने। चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री रहे। अटल सरकार में भी वित्त मंत्री रहे। विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। 2018 में भाजपा से अलग हुए और इसी साल टीएमसी में शामिल हो गए। अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।